गरीब वर्ग के लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उनकी अप्रोच से बाहर के नियम सदनों में पारित कर दिए जाते हैं। इसलिए गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर होने के चलते और अधिकारी और नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा रहता है। तो निश्चित रूप से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मामला गड़बड़ हो गया, पूरा भारी भ्रष्टाचार खान घोटाले के अंदर। वो आज से नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में भी ये मामला चलता रहा है और अशोक सिंह भी कि अकेले की मजाल नहीं कि इतना बड़ा खान घोटाला कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि भाई इनको थोड़ी जल्दी जानकारी रहती है, बाकी आम आदमी तक अगर पहुंचती है ये बात तो उनको भी लाभ मिल सकता है। हम प्रयास करते हैं कि आम आदमी तक हमारी नीति जो पहुंचे और उसका सब लाभ उठाएं। आर्यन अरविंद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और सवाल जो दरअसल था वो एक रिपोर्ट को लेकर था। रिपोर्ट में जिक्र होता है कि 40% खनन आवंटन, अगर राजस्थान में खानों का आवंटन रसूखदारों को, खासतौर पर अफसरों के परिजनों को, नेताओं के परिजनों को होता है। तो ऐसे में सवाल भी होता है, सवाल के साथ साथ सिस्टम का दोष भी आता है। ये हमने शुरुआत में मान लिया, लेकिन इस दोष की मूल वजह क्या नजर आती है? सबसे बड़ी वजह, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि नए जागीरदार, ये जो जागीरदार बनने की होड़ है और इस जागीरदार बनने की होड़ में जो सामाजिक मान्यता हम सब ने दे रखी है, मैं आज यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा कि भाई इसमें जनप्रतिनिधि दोषी हैं या अफसर दोषी हैं जी। मैं कहता हूँ सारे समाज को जागना पड़ेगा। समाज में, मैं 11वीं में पढ़ता था तो मुझे किसी ने गाड़ी में लिफ्ट दी, उतरने लगा, बोले भाया तने नौकरी लगा देंगे पटवारी की, मान वोट दिए। ये वहाँ से गांव में एक छोटा सा आदमी पहले सौदा करता है कि साहब मैं वोट दूंगा, मुझे ये दोगे। कहीं न कहीं व्यक्ति को त्याग करना, क्यों इस देश में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं तो तुरंत सारा सिस्टम बदल जाता है जी। क्यों इस देश में नेताजी सुभाष के लिए पूरा देश जाग उठा है। हमारे संस्कार जो है वापस हमको निर्माण करने पड़ेंगे। न ये कानून बहुत कुछ कर पाएगा, न हमारी व्यवस्था बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। एक खुलापन जो हमारा आएगा जब सामाजिक दबाव होगा, उसके बावजूद हमारे खुलापन आएगा। और खुलापन आएगा, मॉनिटरिंग सही होगी, सरकार की जिम्मेवारी है कि मॉनिटरिंग सही करे। 2-2 साल 3-3 साल घोटाले होते रहे, फिर पकड़ में आते रहे, इतने साल तक कौन सोए हुए थे। तो इसलिए जिम्मेवारी सरकारों की, वो जागे और जनता उनको जगाए, दोनों मिले, तब जाके काम हो सकता है। राजेंद्र जी, क्या ऐसा संभव है कि एक अफसर के पास बेतहाशा संपत्ति बढ़ती जाए और बगल में बैठे दूसरे पुलिस अधिकारी को इस बात का इल्म ना हो, इस बात की भनक ना हो, और साथ में राजनीतिक साठगांठ अगर इसमें मिल जाए तो फिर संपत्ति की फहरिस्त की गिनती नहीं कर सकते? मैं अश्विनी जी एक आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई भी सरकार है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, परंतु वो क्या होता है कि जो संसाधन है, जब तक पूरे संसाधन हम उस विभाग को देंगे नहीं, तब तक वो विभाग अपनी पूरी ताकत के साथ उसका जैसे इस्तेमाल दैनिक नहीं कर भास्कर की उस रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ, 122 में से करीब आधे पुलिस अफसर हैं जिनके पास खाने रही, किसी दौरान पोस्टिंग के दौरान उन्होंने ली है या फिर उन्होंने ठीक से ली हो, जो भी हो, उस बात की जानकारी क्या साथ में काम करने वालों को, अधिकारियों को, जिनके मातहत वो लोग हैं, उनको नहीं पहुंच पाती है? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, सिस्टम तो आपके एसीआर में पूरा संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, परंतु जैसा अभी मदन राठौड़ साहब ने कहा कि खनन नीति बनाई जाती है, वो अच्छे के लिए बनाई जाती है, पर उसमें गलियां सब निकाल लेते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के नाम से ले लेते हैं। अब रिश्तेदारों को वो फिर इस बात का प्रश्न उठाते हैं कि साहब क्या हमारे रिश्तेदार खान नहीं ले सकते क्या? हम पुलिस अफसर हैं, हम अफसर हैं, हम राजनेता हैं, या हम सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, हम नहीं ले सकते तो क्या हमारे रिश्तेदारों के ऊपर भी बैन लगे क्या? तो वही बात है, ये तो सबसे बड़ी बात है वो आदमी की खुद की पारदर्शिता की, कि वो वास्तव में जो अपने जहां उसको एक दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो कितनी ईमानदारी से उसका पालन कर रहा है और समाज में किस तरह का वो एक संदेश दे रहा है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। उसको कहीं पे अधिकारी लगाया है और वो उसमें आड़ खेल रहा है या उसमें कोई अपनी गली निकाल के अगर कोई काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ऊपर के अधिकारी भी उसमें क्या कर सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात ये। ओम सैनी जी, खासतौर पर बीते अगर 20 साल के विधानसभा सत्रों की बात की जाए, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया था, खनन हमेशा विवादों में रहा है, सदन में मामले उठे हैं, हर सरकार की नज़र में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन हर सरकार ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नेक्सस तो बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं, अरविंद जी भी बोल चुके हैं, राजेंद्र जी बोल चुके हैं और रमेश जी बोल रहे हैं
लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो परिवर्तन होना चाहिए, आपका मकसद क्या है? आप अपने जो खनिज को बेचना चाहते हैं, जिससे आप राजस्व अर्जित करना चाहते हैं, तो राजस्व अर्जित करने के जरिए दूसरे भी हो सकते हैं। जो पट्टा दिया जाता है वो जिस तरीके से दिया जाता है वो अपने आप में बड़ा फॉल्टी नजर आता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपीए सेकंड में आपने कोल ब्लॉक का जो स्कैम पकड़ा वो इसी तरीके से था। आवंटन करने के बजाय आप नीलाम कीजिए ना, क्योंकि कुल मिला के राजस्व एकत्रित करना आपका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व, आपको पारदर्शिता भी होगी कि बोली लगाने वाला बोली लगा, हाँ पता लग जाएगा कि कौन बोली लगा रहा है, कौन खरीद रहा है। एक दिन में हजारों फाइलें स्वीकृत नहीं, लेकिन आप इसको जरिया बना रहे हैं कि नहीं लोगों को उद्योग के लिए या अपने जीवन यापन के लिए जरिए के रूप में खानों को दे रहे हैं। ये बदलना पड़ेगा। खान निकालने अशोक सिंघवी का प्रतिवेदन जो आपके पास में है वो इसी तरह के किसी घपले का इशारा करते हैं? निश्चित रूप से कह रहे हैं कि साहब वर्तमान में खनन पट्टा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्क्रूटनी कर दी गई है, यानी कि अपने आप में खनन पट्टा देने का जो सिलसिला है यही है जहां पर सारा गड़बड़ हुआ है। ऑनलाइन तय कर दिया गया कि किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में यही एक बात है जिसके माध्यम से शेर खां के साथ में जो बातचीत हुई और जो हमने पढ़ा अखबारों में जी, किस तरीके से वो कहाँ पर खान बंद करवाते हैं और कहाँ पर खान खोल देते हैं, और जब आ जाता है गुलाब का फूल तो उसके बाद में कैसे स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीजें सामने जाहिर है सिस्टम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर इशारा ये हो रहा है, और ये जड़ें कितनी गहरी है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जाकिर साहब बीकानेर से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ हैं। जाकिर साहब बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कि अपन कितनी भी कार्रवाई कर ले, कैसी भी कार्रवाई कर ले, कर्मचारी कोई काम करना चाहता नहीं है। फालतू का पैसा चाहिए उनको, टेबल के नीचे से पैसा चाहिए, काम क्योंकि सरकारी कर्मचारी लो चाहे नेता लो चाहे किसी भी सिस्टम अपना हिंदुस्तान का सिस्टम ही आता है कि फोकट में पैसा चाहिए, काम करना है नहीं, सरकारी दामाद बने बैठे हैं। और तो ये चीजें क्यों हो रही है? तो किसी भी खनन नहीं, किसी भी चलिए जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है अगर ठीक से नहीं निभाता तो निश्चित तौर पर जनता यही सवाल करेंगे। राजेंद्र जी आपकी क्या राय है? आप सबको नमस्कार साहब। पहले तो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि राजस्थान में खनिजों का भंडार है, खनिज भंडार को सही दृष्टिकोण से, पारदर्शिता के दृष्टिकोण से काम किया जाए तो राजस्थान में पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती है, सिर्फ सिस्टम में सुधार किया जाए। बिल्कुल जाहिर है 2 लाख करोड़ का सालाना कारोबार अगर खानों का है तो फिर समझा जा सकता है कमी तो कहीं नहीं है। रमेश मीणा जी, 203 नेता हैं उस एक रिपोर्ट का जिसका शुरुआत से हम जिक्र करते आ रहे हैं, बीजेपी के भी हैं कांग्रेस के भी हैं, वर्तमान और पूर्व के 25 मंत्री हैं और उसके सिवा 178 एमएलए जो वर्तमान और पूर्व के हैं उनके पास खाने हैं। ये खाने ईमानदारी से ली गई होंगी, आप मानते हैं सर? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई विधायक बना या मंत्री बना और मंत्री बनने के बाद उसने खान लिए, सही प्रोसीजर से लिए या गलत से लिए, सही से लिए, नियमों के हिसाब से लिए, लेकिन उसकी एक बार जांच हो जाए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और यदि उससे पहले का ही उसका धंधा था, उसमें बाद में विधायक बना, बाद में मंत्री बना, उसका पुश्तैनी काम था या बरसों से उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसकी भी जांच करवा ली जाए। इसमें कोई बात नहीं है, कमेटी का गठन हो जाए और उसकी जांच हो, बिल्कुल इसमें हम एग्री हैं। कौन पुश्तैनी जागीरदार है और कौन जागीरदार बनने की कोशिश में बढ़ रहा है। कितने दिनों में उसके पास उसकी हैसियत पहले क्या थी और मंत्री बनने के बाद उसकी हैसियत क्या बनी, चाहे वो एमएलए हो चाहे मंत्री हो, बिल्कुल उसकी क्लियरेंस होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। आज अधिकारी कोई बना, उसको तनख्वाह क्या मिलती है, उसके बाद रमेश मीणा जी आप वाली इसी बात पर आना चाहूंगा, जिस जांच का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में आप रहे हैं, एक दौर में सरकार में भी आप पूर्ण रूप से सक्रिय रहे हैं, आज विपक्ष में भी है। मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये जांच की प्रक्रिया इतनी आसान है जिसको अपनाया जा सकता है, कोई भी सरकार अपना सकती है? सरकार की मंशा स्पष्ट है, साफ है, तो कोई ऐसी चीज असंभव नहीं है जो नहीं हो सकती है। सरकार सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में भी कई तरह के खनन घोटालों का जिक्र हुआ। हाँ। ऐसी जांच तब भी नहीं हुई, जांच हुई, आपको इतना मुश्किल काम नहीं है तो तब क्यों नहीं हुआ? और उस समय आपको विधान सदन में उठा था और उनके रिश्तेदारों पे अशोक गहलोत साहब पे आरोप लगे थे। उस समय उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया विधानसभा समिति में सदन के गुलाब चंद कटारिया थे, मंत्री पर भी आरोप लगा कि मंत्री है, अरावली में उनके बेटे रोक के बावजूद खनन कर रहे हैं। आरोप है अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने ये किया है,
तो एक मंत्री पर भी आरोप लगा था कि उनके बेटे अरावली में रोक के बावजूद खनन कर रहे हैं, वो भी मामला आपकी नजर में तो होगा? ये सरकार उसकी जांच करवाए। अब सरकार बैठी है, सरकार के पास सारी पावर है। मदन जी, जांच की प्रक्रिया तो बहुत आसान है, आप लोग करवाते क्यों नहीं है? कम से कम जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा है राजस्थान में तो साकार हो जाएगा। देखिए, विषय सारे मिक्स हो रहे हैं। रमेश जी ने जिसकी बात की थी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को जो हमारा विषय सीधा सा है, खान है, उनको वापस लेना पड़ा, और आवंटन किन लोगों को किस प्रक्रिया से हुआ वो है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये इन्होंने जो पहले जिक्र किया वो विषय रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने विषय छेड़ तो दिया, फिर वहीं वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, आप पहले उसका जवाब देना चाहिए। हाँ, तो मैं यही इसलिए बताना चाहता था कि जब अशोक गहलोत ने गलत तरीके से खान आवंटित की, उनको वापस हटना पड़ा, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में हटना पड़ा। तो गलत काम तो अशोक गहलोत ने किया ही था। वही गलत दूसरी बात ये थी, आप बातों में उसको अपने मुद्दे को डाइवर्ट नहीं पड़ेगा, वो तो सर्वविदित है, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा। दूसरी बात, विषय डाइवर्ट इसलिए कि आपने उसको छेड़ा, मैंने तो वो नीति की बात की थी। दूसरी बात ये, जैसे अभी वो अशोक सिंघवी की बात ये इन्होंने की थी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि अशोक सिंघवी वाले मामले में पैसा देने वाला शेर खान भी खुश था, पैसा लेने वाला पार्टी भी खुश थी, लेकिन हमारी सरकार ने मॉनिटरिंग की कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, उस पर मॉनिटरिंग। मदन राठौर साहब बीच में टोकना चाहूंगा, जानकारी नहीं है आपकी सरकार को तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अशोक सिंघवी से लेकर फाइल नीचे तक गई, नीचे से ऊपर तक आई, इस पूरे प्रोसेस में सरकार, मंत्री, बाकी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, आसपास के लोगों को कोई खबर नहीं रही? अचानक एक दिन सपना आया और जाग गए। जहां तक ये अभी तक जो पता चला है उसमें कितने लोग तो गिरफ्तार हुए हैं सर्वविदित है, और भी कुछ हो सकते हैं, ये भी सब जानते हैं। जांच का विषय है, इसके बारे में मैं अभी भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया जांच में है उसको मैं प्रभावित करना नहीं चाहता। कोई नहीं बख्शा जाएगा, सारे के सारे, यदि चैनल है तो चैनल गिरफ्तार होगा जी, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं उनसे भी पूछा जाएगा, जांच होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उनकी जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से। चलिए, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो है उसके आवंटन के लिए जो नीतियाँ हैं वो बहुत गलत हैं। जो खान का आवंटन होता है उसमें नेताओं, अधिकारियों की सबकी मिली भगत है, और जो अभी जो कांड हुआ है रिश्वत का, 2.5 करोड़ से ज़्यादा का रिश्वत का जो मामला आया है, उसके बाद में जो जांच हुई उसमें सबसे ज़्यादा पता यही चला है कि अधिकारियों और जो नेता हैं उनके ही नाम या उनके परिवारजनों के नाम ज़्यादातर खान आवंटित हैं।